हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवंशिका एंड आज मैं आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वन शॉट में बताऊंगी जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। लेट अस स्टार्ट। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन मतलब है कि जो हमारा बॉडी में फ्लूइड है वो कैसे सर्कुलेट करता है, किन किन चीज़ों को सर्कुलेट करता है, कहाँ से कहाँ तक सर्कुलेट करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस होता है जिसको हमारे बॉडी सेल्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो रिमूव कर देता है। तो ये जो है फ्लो कैसे होता है हमारे जो बॉडी में, तो ये जो सारी चीज़ है वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू। वो बॉडी फ्लूइड हमारा ब्लड है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है? कैन बी टू टाइप्स, इन वाटर एंड स्पेशल फ्लूइड, जैसे कि मेनली ब्लड। पहले के यानी कि ज़माने में जो जीव होते थे वो मेनली वाटर में रहा करते थे, जैसे कि स्पंज, निडेरिया। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट मटेरियल होता था वो वाटर के थ्रू पास आउट होता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। लेकिन जब हायर एनिमल्स में हम देखें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, उसके बाद उसका यानी बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसके लिए हमारा ब्लड वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन हो गया, इसमें बॉडी फ्लूइड के रूप में ब्लड होता है। और लोएस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंज एंड नाइडेरिया फैमिली के जो भी ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें वाटर। फोर्थ थर्ड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का pH 7.4 होता है जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड है हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। नेक्स्ट हम देख लिए लिपिड। हमारा जो ब्लड है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला तो हो गया लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो 55% होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो, पेल येलो कलर या अस्ट्रो मतलब भूसा का जो कलर होता है वैसा कलर। इन कलर ड्यूरिंग बिलीरुबिन, जो प्लाज्मा का येलो पेल कलर होता है या अस्ट्रो कलर होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीरम। सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा में से हम जो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है उस चीज़ को हम सीरम कहते हैं। लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा में अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो उसे हम सीरम कहते हैं। और लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ जो ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रोप्रोटीन्स इज रिमूव्ड इज ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। जब हम ब्लड में से रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड कुछ प्रोटीन्स के पार्ट को हटा देंगे तो जो चीज़ें बच जाएगी वो हमारा लिम्फ कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम ब्लड को प्लाज्मा एंड जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो ब्लड है दो पार्ट्स में बांटा गया, एक लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं, एक सॉलिड पार्ट जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है 55% होता है हमारे ब्लड में, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो 45% होता है। उसमें भी आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है 44%, लेस देन 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में 55 वाटर जो होता है 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाया जाता है। उसमें क्लोटिंग फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में, इसलिए तो क्लोटिंग फैक्टर को हटा देते तो वो सीरम बच जाता है। मिनरल्स, ग्लूकोज, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड ये सारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, उसमें मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो 3 मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन जो है वो मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन को,
ग्लोबुलिन जो है वो इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में, हेल्प करता है, और जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर में वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 नंबर इन MMQ ऑफ ब्लड। तो हम आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, और आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन हो सकते हैं। WBC 6 से 8 हज़ार होता है, और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, और कम मात्रा में WBC पाया जाएगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 120 दिन का होता है, और ये मिनिमम मैक्सिमम में याद रख सकते हैं कि WBC 12 से 20 दिन तक रहता है, और प्लेटलेट 7 से 10 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ ब्लड सेल फॉर्म्ड। हम ब्लड सेल को तो देख लें कि कौन कौन सा ब्लड सेल होता है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये ब्लड सेल फॉर्म्ड बनता कैसे है? तो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन होते हैं, जैसे कि फीमर हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में रेड बोन मेरो पाया जाता है, और उसमें रेड बोन मेरो में स्टेम सेल पाया जाता है। स्टेम सेल ही प्रोड्यूस करता है आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स को बनाता है। नेक्स्ट बात हम आरबीसी की कर ले, ठीक है। तो आरबीसी का क्या है, यानी कि रोल के कितना उसका क्या होता है, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है शेप में बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का साइज 7.5 उसका डायमीटर होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आरबीसी के मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, ये तो पहले से पता है कि बोन मेरो में ही रेड ब्लड सेल यानी ब्लड का निर्माण होता है। और डिस्ट्रॉय जो होता है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। एक पॉइंट और है कि रेड कलर जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है, तो किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट ऑन आरबीसी, उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट दो चीज़ आते हैं। जो हीम पार्ट होता है वो 5% होता है, जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो 95% होता है। हीम पार्ट में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो बना होता है आयरन और पोरफायरिन का, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है जो बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का, जिसमें से 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। अब हम देखते हैं WBC के बारे में। तो WBC को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ग्रेनुलोसाइट्स एंड दूसरा है एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसके न्यूक्लियस जो होता है उसके न्यूक्लियस डिवाइडेड होते हैं लोब्स में, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल और एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल होता है जो 60 से 65% होता है। बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में होता है 0.5 से 1%, और एसिडिनोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स 2 से 3% होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। तो एग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो न्यूक्लियस नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, इसमें न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है इन साइटोप्लाज्म में, और इसका एग्जाम्पल है मोनोसाइट जो कि 6 से 8% होता है, एंड लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होता है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल पाया जाता है, फिर लिम्फोसाइट पाया जाता है, फिर मोनोसाइट पाया जाता है, फिर एसिडोफिल पाया जाता है, एसियोडिनोफिल पाया जाता है, फिर बेसोफिल पाया जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल होता है, एसिडोनोफिल्स का क्या रोल होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है 3 से 5 लोब्ड, मल्टी लोब्ड भी बोल सकते हैं, और फेगोसाइटिक होता है। ये फर्स्ट टू अटैक हमारे इम्यूनिटी के यानी कि तौर पे वो अटैक करता है, यानी कि फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, और इसका ये शेप हो गया। और ये फेगोसिटिक जो होता है इसका फंक्शन होता है। इसमें 3 से 5 लोब्स दिख रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं एसिडिनोफिल्स। ये बायलोब्ड होता है, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा बायलोब्ड होता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। एसिडिनोफिल्स जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक फंक्शन के रूप में। नेक्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है 2 से 3 लोब्ड होता है, इसमें इसे एस शेप्ड बोलते हैं, 2 से 3 लोब्ड है, ये एस शेप स्ट्रक्चर का होता है। और नेक्स्ट रहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है किडनी या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो फेगोसिटिक नेचर का होता है, यानी फंक्शन होता है इसका, अटैक एट लेटर स्टेज,
नेक्स्ट देखते हैं हम लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट लार्ज न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस लार्ज होता है और पेरीफेरम में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम 12th नंबर क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स किस तरह से रोल हमारे बॉडी में ये निभाता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की बात करें तो इसे मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं। मेगा मतलब हो गया कि लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड साइटो मतलब सेल। तो जब लार्ज न्यूक्लियस वाले सेल्स को तोड़ा जाता है तो जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा एबीओ ग्रुपिंग, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, कैसे हम देखते हैं कि किस बंदे में कौन सा ब्लड ग्रुपिंग है। तो ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, पहला हो गया हमारा ब्लड ग्रुप जो कि 4 तरह का होता है, ए बी एंड ओ। तो ए के लिए जो एंटीजन होता है, एंटीजन ऑन आरबीसी पे एंटीजन होता है, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होंगे उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बी होगी, और जो ए बंदा है वो ए और ओ वाले व्यक्ति ए वाले को दे सकता है ब्लड। जो बी ग्रुप वाले बच्चे होंगे या बंदे होंगे उसमें एंटीजन बी होगा और उसका एंटीबॉडी ए होगा, और बी वाले को बी और ओ दोनों ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी ग्रुप के जो भी मेंबर होंगे उसमें एंटीजन ए बी होगा, लेकिन कोई भी उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और ए बी वाले को ए बी एंड ओ सब दे सकते हैं। ओ वाला जो होता है यूनिक होता है, ओ वाले में एंटीजन तो पाया ही नहीं जाता है, इसमें एंटी ए बी यानी कि एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है। ओ वाले को सिर्फ ओ वाले ही डोनेट कर सकते हैं। एक नोट्स पॉइंट, एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई को हम क्लम्पिंग कहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड। जब एंटीजन और एंटीबॉडी यानी कि दूसरे का एंटीजन दूसरे का एंटीबॉडी एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हमारा ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण मौत भी हो सकती है, उसे हम क्लम्पिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले सकता है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे होते हैं। RH पॉजिटिव, RH ग्रुपिंग क्या होता है। सबसे पहले RH ग्रुपिंग को रिसेस मंकी में देखा गया था। जिस व्यक्ति में RH पॉजिटिव होता है उसे RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें RH एब्सेंट होता है उसे RH नेगेटिव बोलते हैं। 80% ह्यूमन में RH फैक्टर पाया ही जाता है। अब देखते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, इसमें जो मदर होती है वो RH नेगेटिव होती है, पर उसका जो फर्स्ट बेबी होता है वो RH पॉजिटिव होता है। जब फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव होता है उस समय तो उस बेबी को कुछ भी यानी हानि नहीं होता है, लेकिन जब वो सेकेंड बेबी यानी कि होता है और फिर वो बेबी भी RH पॉजिटिव होता है तो उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब RH निगेटिव जो कि मदर का ब्लड है और RH पॉजिटिव जो बच्चे का ब्लड है फर्स्ट बेबी में, जब फर्स्ट बेबी तो नॉर्मली डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसका प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स कर जाता है जो सेकंड बेबी के लिए हार्मफुल होता है, जिस कारण सेकंड बेबी में सेवरल एनीमिया, जॉन्डिस एंड डेथ भी हो सकती है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को यानी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जिस समय फर्स्ट बेबी मदर को होता है उसी समय हम एंटी RH एंटीबॉडी दे देंगे, जिससे हमारे सेकंड बेबी में यानी कि उसको प्रोटेक्शन करेगा सेवरल एनीमिया होने से या फिर जॉन्डिस होने से या फिर उसके डेथ होने से। इट इज़ मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है सबसे पहले इंजरी हुआ हमें, ठीक है, जब इंजरी हुआ तो हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ, उसके बाद प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं जिसे हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इस कैस्केड प्रोसेस के रिएक्शन में हमें हेल्प करता है कैल्शियम एंड पोटासियम। जब थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिनोजन एक सॉल्यूबल पार्ट है जबकि फाइब्रिन एक नॉन सॉल्यूबल पार्ट है, और ये नॉन सॉल्यूबल पार्ट जो कि क्लोटिंग फॉर्मेशन करवाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरी एंड वेन के बारे में। आर्टरी एंड वेन में क्या वो है, आर्टरी एंड वेन। तो जो हमारा आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है और जो वेन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होता है, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में उसके बीच में लिम्फ क्या काम करता है, तो हमारा जो आर्टरी है जब बहुत सारा ब्लड फुलफिल हो जाता है तो धीरे धीरे यानी कि रिस रिस के सारे ब्लड सेल में चले जाते हैं और फिर सेल से जब एक्सेस हो जाते हैं तो वो ब्लड क्या करता है, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं। मतलब कि इसके बीच में आर्टरी और वेन्स के बीच में सेल पाया जाता है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनेगा। टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस टिश्यू में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाएगा और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है मूव आउट फ्रॉम ब्लड इनटू द स्पेस बिटवीन सेल्स। जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो वहाँ से मूव करने लगता है जिस कारण लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड कम्स इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। जब एक्सेस फ्लूइड हो जाता है हमारे टिश्यू में तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ ड्रेन्ड बैक टू मेजर वेन्स। अब लिम्फ क्या है, लिम्फ ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को हटा दो तो जो बचेगा वो लिम्फ ही है, ठीक है। तो लिम्फ क्या है, इंट्रोड्यूस इन लिम्फ। तो हम फीचर देखेंगे, कलर क्या होता है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्रोटीन। तो ब्लड में ब्लड का कलर तो रेड होता है लेकिन लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि हम ये सब हटा दिए हैं ना आरबीसी है ना प्लेटलेट्स है ना, और इसमें मैक्रो प्रोटीन ये सारे हटा दिए। तो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है ब्लड में लेकिन लिम्फ में नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी लेस अमाउंट में ब्लड में होता है लेकिन लिम्फ में ज़्यादा अमाउंट में होता है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि हम यहाँ से डब्ल्यूबीसी नहीं हटाए हैं, यहाँ से आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन हटाए हैं। इतना हटाने के बाद जो बचा उसे हम लिम्फ कहते हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन मोर होता है ब्लड में लेकिन लिम्फ में लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है, तो इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन विलाई। जो फैट को एब्जॉर्ब करने का सबसे यानी कि कॉमन चीज़ है तो वो लिम्फ है। फैट को लिम्फ एब्जॉर्ब कर सकता है और ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ढोने में यानी ट्रांसपोर्ट करवाने में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट। हमारे हार्ट से हमारे ब्लड कैसे पंप्ड होते हैं, एक स्थान से यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए दो पाथवे होता है, पहला हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी जिसे हम साइनस कहते हैं। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो साइनस में पाया जाता है जिसका एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा और मोलास्का है। लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मोर एडवांटेज। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन से ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसमें बहुत सारा नेटवर्क मिल के बनाता है। ये सारे जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हायर एनिमल्स में पाया जाता है जैसे कि एनिलिडा एंड क्वाडेटा। क्वाडेटा में तो हम लोग आ ही जाते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्टिब्रेट्स का हार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट्स है वो 2 चैम्बर हार्ट जो होता है वो मछलियों में पाया जाता है, फिशेस में। 3 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पाया जाता है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है। 4 चैम्बर हार्ट जो है बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में। एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स में आता है लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें वर्क करती है, पहला तो ब्लड, दूसरा हार्ट एंड तीसरा वेसल्स। ये तीनों मिला के ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करती है। तो हम ब्लड के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं क्या होता है ब्लड। अब देखते हैं हार्ट, ह्यूमन का हार्ट। तो ह्यूमन का हार्ट का जो लोकेशन होता है वो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट की ओर थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होता है। और जो ह्यूमन हार्ट का जो साइज जो होता है वो बंद मुट्ठी के शेप का होता है जिसे क्लिंटेड फिस्ट भी बोलते हैं। और ह्यूमन हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए उसके साइड में पेरिकार्डियम का लेयर होता है जो फ्लूइड फिल्ड डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या होता है पेरिकार्डियम का, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और ल्यूब्रिकेशन के कारण रिड्यूज होता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्रामेटिक शोइंग साइज एंड थिकनेस ऑफ चैम्बर्ड। जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कहाँ पे मोटा होता है कहाँ पतला होता है ये बताते हैं।
जो आर्ट्रिया होता है, आर्ट्रिया चाहे वो लेफ्ट आर्ट्रिया हो या राइट आर्ट्रिया हो, वो जो होता है वो थिन होता है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो मोटे होते हैं यानी थिक होते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम, दो आर्टरी के बीच में जो सेप्टा है इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम जो कि थिन होता है, स्मॉलेस्ट चैम्बर है ये। और इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं, जो कि थिक होता है, मोटा होता है। और जो लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। दो आर्ट्रिया एंड वेन के बीच वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि थिक होता है। जहाँ जहाँ वेंट्रिकल आ रहा है वहाँ पे थिक मसल्स पाया जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कॉर्डेट टेंडने पाया जाता है जो वन वे फ्लो करवाता है, यानी कि जब एक बार ब्लड आ गया तो उसे दोबारा ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। लार्ज चैम्बर होता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आर मोर लार्ज। अब वेंट्रिकल्स का मसल्स मोटे क्यों होता है? इसके मसल्स इसलिए मोटे होते हैं क्योंकि ये थोड़ा लार्ज भी है, और ये क्या करता है, वेंट्रिकल से पूरा होल बॉडी में हमारा ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स में जाता है ब्लड, इस कारण इसकी मसल्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेंट्रिकल्स आर मोर थिकर एंड मस्कुलर बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू होल बॉडी, इसका रीजन हो गया ये। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेटेड बाय, कार्डियक इम्पल्स हमारा कैसे ओरिजिनेट होता है? तो कार्डियक इम्पल्स जो है ओरिजिनेट होने के लिए दो तरह से होता है, एक न्यूरोजेनिक हर्ट और मायोजेनिक हर्ट, दो तरह का हर्ट पाया जाता है जो कार्डियक इम्पल्स को ओरिजिनेट करता है। न्यूरोजेनिक हर्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, और इसका एग्जाम्पल है न्यूरोजेनिक हर्ट किस में पाया जाता है, तो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में। और मायोजेनिक हर्ट जो होता है बाय मसल्स ऑफ हर्ट, उसे नोडल टिश्यू भी कहते हैं, मसल्स ऑफ हर्ट को नोडल टिश्यू भी कहते हैं। और ये मोलास्का, वर्टिब्रेटा, इंड्यूसिंग ह्यूमंस, ये सब में पाए जाते हैं मायोजेनिक हर्ट। नेक्स्ट बात कर लें स्पेशलाइज्ड कार्डियक, नोडल टिश्यू क्या है? वहाँ हम नोडल टिश्यू देखें ना कि नोडल टिश्यू होता है हर्ट के मसल्स को हम नोडल टिश्यू कहते हैं। तो नोडल टिश्यू जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ऑटो एक्सेबिलिटी करवाता है नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू को चार भागों में बांटा गया है, SAN, AVN, पुरकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज। तो जो SAN है उसे हम साइलो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, जो ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एंड AVN जिसे एट्रियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एंड बंडल ऑफ हिज जो होता है वो बंडल ऑफ हिज बोल लो या एवी बंडल बोल लो, वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट। और पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के जहाँ होता है वहाँ पे पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SAN, साइनो एट्रियल नोड्स क्या होता है? जो साइनो एट्रियल नोड्स होता है वो कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। SAN मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एज लाइक 70 to 75 मिनट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। SAN का काम होता है वो हमारे हार्ट को रिदम को मेंटेन करता है और इनिशिएट करता है। अब कार्डियक साइकिल देख लेते हैं, कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल जो होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो कार्डियक साइकिल में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिल्स ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स 30%। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड 30% यानी कि भरता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड जो होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन एंड ब्लड इज इजेक्टेड, और सेमिल्यूनर वाल्व जो होता है ओपन होता है जिससे ब्लड इजेक्ट होता है, बाहर जाता है, उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल हो गया जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब सेमिल्यूनर वाल्व ओपन एंड ब्लड इजेक्ट होगा तो उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन किसे बोलेंगे? जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज्ड, ब्लड फ्लो इनटू आर्ट्रिया, ब्लड फिल्स इनटू वेंट्रिकल्स 70%, तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक रफली डायग्राम से समझते हैं, ठीक है।
28 नंबर, हार्ट बीट जो होता है हमारा 72 टाइम्स होता है। 1 मिनट में हार्ट बीट हमारा 72 टाइम्स होता है जनरली। जब हम हार्ट बीट 1 टाइम्स इन 60/72 देखते हैं तो हमारा 0.8 सेकेंड आता है। मतलब कि हम एक बार 0.8 सेकेंड में पूरा कर सकते हैं हार्ट बीट। तो उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं हम अपने हार्ट बीट को, तो ये हो गया हमारा आर्टियल सिस्टोल। जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है पहले हमारा तो 0.1 सेकेंड लेता है, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो 0.3 सेकेंड लेता है, और जॉइंट डायस्टोल जब दोनों मिलकर एक साथ डायस्टोल करता है, पहले तो काम किया आर्ट्रिया भी 0.1 सेकेंड में और वेंट्रिकल काम किया 0.3 सेकेंड में, और जब दोनों फिर 0.1 और 0.3 दोनों मिला के 4 सेकेंड हो गया, यानी 0.4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड में काम किया और दोनों मिला के 0.4 सेकेंड में रेस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स इन 1 बीट्स 0.1 सेकेंड, जो 70 ml स्टॉक वॉल्यूम होता है। ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स इन 72 बीट्स में क्या होगा, 1 मिनट में तो 70 ml हुआ, तो 72 बीट्स में कैसे हुआ, 1 बीट में 70 ml स्टॉक वॉल्यूम हुआ, तो 72 बीट में क्या होगा, तो 5 लीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे हार्ट से 2 साउंड आते हैं, पहला तो हो गया लव एंड दूसरा हो गया डब। जो लव साउंड होता है वो उसकी इंटेंसिटी लेस होती है और टाइम ज़्यादा लगता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व, जब हमारा कस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। और जो डब साउंड होता है उसकी इंटेंसिटी मोर होती है लेकिन टाइम कम लगता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कैस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो लव का साउंड होगा, और जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा तो डब का साउंड आएगा। तीसरा हो गया हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ईसीजी का ये डायग्राम हो गया। ठीक है। तो ये पी वेव जो है, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को डीपोलराइज कर रहा है। क्यू आर और एस जो है कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कर रहा है, और जो टी वेव है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कर रहा है। मतलब कि पहले डीपोलराइजेशन हुआ फिर रीपोलराइजेशन हुआ। अब 3 इलेक्ट्रिकल्स नोड हैं हमारे, उसमें से पहला जो हम हार्ट बीट साउंड सुनते हैं तो उसके लिए जो यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हम देखते हैं, ईसीजी जो चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है 3 इलेक्ट्रिकल नोड्स लगाए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो पहला नोड हमारा लगता है लेफ्ट रिस्ट में, यानी कि लेफ्ट कलाई में, और दूसरा राइट कलाई में, और तीसरा लेफ्ट अंकल में लगता है लीड्स। अब डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या है। डबल सर्कुलेशन, ब्लड पासिस थ्रू हार्ट। 2 बार जब हम ब्लड पास करता है हार्ट से तो उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन के लिए एक देखते हैं रफ डायग्राम। ये हमारा हो गया आर्टरी या वेन्स का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, जो बना होता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का इसलिए बना होता है क्योंकि ये इसे स्ट्रेंथ प्रदान करता है। उसके बाद आ जाता है ट्यूनिका मीडिया, जो मेडअप होता है स्मूथ मसल्स यानी इलास्टिक मसल्स का, जो थिन होता है वेंस में थिन होता है, लेकिन आर्टरी में थिक होता है। सबसे अंदर का होगा ट्यूनिका इंटेमा, जो कि स्क्वामस इंडोथेलियम का बना होता है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टरी और वेंस में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरी का और वेंस का क्या होता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है हाई स्पीड एंड प्रेशर, क्योंकि आर्टरी में स्पेस वो कम होता है, यानी कि उसका मिड पार्ट जो होता है ज़्यादा मोटा होता है, और वेंस में वो लो स्पीड एंड प्रेशर भी लो होता है। लोकेशन कहाँ होता है, तो डीपली सिचुएटेड होता है आर्टरी, क्योंकि जब हम सुई लगाते हैं तो हम वेन में लगाते हैं, जो कि वो सुपरफिशियली होता है। वेन को हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन आर्टरी हमारा जो होता है डीपली सिचुएटेड होता है। अब ल्यूमेन की बात कर लें तो जो खाली स्पेस होती है ना उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ल्यूमेन होता है इसमें, और इसमें वाइड ल्यूमेन होता है, चौड़ा ल्यूमेन होता है। इसलिए जब ब्लड फ्लो करता है तो स्पीड और प्रेशर कम लगता है, और इसमें ल्यूमेन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है, छोटा है, इसलिए प्रेशर और स्पीड ज़्यादा लग रहा है। जो वाल्व होता है वो एब्सेंट होता है आर्टरी में, लेकिन जो वेंस होता है उसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसमें पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में लेके जाते हैं। फिर पल्मोनरी वेंस जो होता है हमारे लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है और फिर हमारा लेफ्ट आर्टरिया में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आते हैं,
और जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के सबसे नीचे सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये हमारे टिश्यू में जाते हैं, टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहाँ से निकलता है वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट आर्ट्रिया में लेके जाता है, राइट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वही प्रोसेस पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद। मतलब कि दो तरह का यहाँ में वो चलता है, पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो तरह का सर्कुलेशन, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। तो पल्मोनरी मतलब कि हो गया लंग्स, जब ब्लड लंग्स से गुजरता है, हार्ट फिर लंग्स फिर हार्ट, तो उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जब ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से गुजरता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पहले हार्ट फिर बॉडी पार्ट फिर हार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है। यानी कि बहुत सारे ब्लड, जैसे कि इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब्ड हुए, ब्लड नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हमारे हार्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि तो कुछ जो होगा ना, हमारा पहले लीवर क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, रखेगा, ऑक्सीजनेट करेगा, उसके बाद वो हार्ट में भेजेगा, तो उसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। नोट पॉइंट, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिस्टिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू। ये हार्ट मसल्स होता है जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हम कैसे कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन देख सकते हैं। तो पहला नर्वस कंट्रोल से, दूसरा ह्यूमरल हार्मोनल कंट्रोल से। जो नर्वस कंट्रोल होता है, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल के थ्रू हम मेडुला ऑब्लिंगेटा के थ्रू देखते हैं, और जो हार्मोनल कंट्रोल होता है उसमें एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन वर्क करता है। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और थायरोक्सिन के कारण हमारा इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। जबकि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पाया जाता है। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, तो वो कॉज करता है, रिलीज करता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो यानी हेल्प करता है इंक्रीजेज ऑफ हार्ट रेट। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, वो कॉज करता है एसिटाइल कोलिन, जो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन ही है जो हार्ट रेट को कम कर रहा है। बाकी बाद जो हार्मोनल कॉजेज है, यानी कि एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन, और जो सिंपैथेटिक कॉजेज में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आ रहा है, ये सारे हार्मोन जो है इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। जबकि एसिटाइल कोलिन हो जाता है, जो होता है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसऑर्डर। तो इस चैप्टर में कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। तो पहला डिसऑर्डर से हमारा हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब 120/80 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, इससे अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन होता है। दूसरा हो गया हम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, जब हार्ट का स्टॉप हो जाता है बीटिंग, यानी कि हार्ट बीट रुक जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब कि उसे अरेस्ट कर लिया, वो चल फिर नहीं सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है, जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाता है सडनली। जब हम किसी पे अटैक करते हैं तो उसका कुछ भी लॉस होता है ना, तो वैसे हम याद रख सकते हैं कि हार्ट मसल्स का डैमेज होना हमारा हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। और रुक जाना कार्डियक अरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर कैसे होता है, तो हार्ट फेल्योर जो होता है, हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। फेल हो गया यानी कोई चीज़ हम, जो हमारा काम है वो काम हम नहीं कर पा रहे, उस चीज़ में हम फेल हो गए। तो जो हार्ट का काम होता है ब्लड का पंप करना, और वो नहीं कर पाता, उसे हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, नो इनफ ऑक्सीजन इन रीचिंग हार्ट मसल्स, उसे एक्यूट चेस्ट पेन होता है थोड़ा थोड़ा, तो यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जितना पहुंचना चाहिए वो हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे चेस्ट पेन होने लगता है, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और अर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है, तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरी मेक्स ल्यूमेन नैरोअर, यानी कि हमारा ल्यूमेन नैरो हो जाता है और ये सब चीज़ों को बाहर नहीं कर पाता है, जिस कारण से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है। ये हमारे चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर्स ख़त्म होता है वन शॉट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।